आज हम लोग ये देखना चाहेंगे कि अगर कोई आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका मोशन कैसा होगा, और फिर ये देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका मोशन कैसा होगा। लास्ट क्लास में लॉरेंस फोर्सेस पढ़े ना आपने, उसमें दोनों क्षेत्र एक साथ थे और आवेशित कण प्रवेश कर रहा था। अब हम दोनों को सेपरेट करके देखना चाहते हैं जरा कि अगर वैद्युत क्षेत्र है कहीं पर और उसमें हमने आवेशित कण प्रवेश करवाया है तो उसका क्या होगा, और अगर चुंबकीय क्षेत्र है उसमें आवेशित कण प्रवेश करवाएंगे तो उसका क्या होगा। ठीक है, ये हमने आज स्टडी करना है। उसमें सबसे पहले मैंने ले लिया है एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। समझ में आ रहा है आपको? पहले वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की मोशन निकालेंगे, फिर जब ये कंप्लीट कर लेंगे फिर चुंबकीय क्षेत्र में चार्ज को ले चलेंगे। वहां पर भी कुछ चीजें हमको पढ़नी है, दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और क्लास 12th में उनके बारे में बहुत पूछा जाता है। तो आज का हमारा आर्टिकल यही रहेगा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान वैद्युत क्षेत्र। आप सभी जानते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का हमारा तरीका है कि हम एरो से बनाते हैं, लेकिन इक्वी डिस्टेंट लाइंस बनाते हैं, सम दूरस्थ ये एरो बनाते हैं, तो उससे एक समान वैद्युत क्षेत्र रिप्रेजेंट होता है। अब इस पर आवेशित कण हमने रखा और उस पर देखना चाहते हैं कि उसका क्या होगा आखिरकार। तो सबसे पहले कई कंडीशन वैसे हम ले सकते हैं। एक कंडीशन तो ये ले सकते हैं कि अगर हम आवेशित कण जाके केवल रख देंगे, उसको हम ऐसा धक्का नहीं देंगे, चलाएंगे नहीं, केवल चार्ज पार्टिकल को ले जाएंगे और आवेशित कण यहां पर वैद्युत क्षेत्र के अंदर जाकर हम उसको रख देंगे बस। यानी कि आवेशित कण इसमें कैसा होगा, स्थिर होगा, रुका हुआ है, गति नहीं कर रहा है। तो ये एक कंडीशन मैंने ले ली जिसमें चार्ज पार्टिकल कैसा है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब स्थिर है, नंबर 1। आवेशित कण स्थिर है, चल नहीं रहा है अभी। अब आप ध्यान से देखिए, जब आप आवेशित कण को इस पर रख दोगे तो ये कौन सा क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र। ये वैद्युत क्षेत्र इस आवेशित कण पर क्या करना शुरू कर देगा, बल लगाना स्टार्ट कर देगा, या बल लगाना स्टार्ट नहीं करेगा, जब चलेगा तो ही लगाएगा, ये लगाना शुरू कर देगा। क्यों? ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ये वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र आवेशित कण अगर रुका है, चल रहा है, चाहे जैसा है, वो उस पर बल लगाता ही है। तो कितना फोर्स लगाएगा अगर आवेशित कण स्थिर है, तो कितना बल लगाएगा? आपको सभी बच्चों को याद है फोर्स, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र E में Q आवेशित कण रखा है तो उस पर लगने वाले बल का सूत्र आता है Q इंटू E। किस डायरेक्शन पर फोर्स लगाएगा, तो हमने वेक्टर फॉर्म लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। फोर्स के राइट हैंड साइड पे Q जो कि एक अदिश राशि है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह एक सदिश राशि है, तो बल की दिशा वही होगी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। इस पर, इस आवेशित कण पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ऐसा एक फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप आवेशित कण रखेंगे, वो वैद्युत क्षेत्र उस आवेशित कण पर अपनी डायरेक्शन पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही इतना बल लगाना शुरू कर देगा। अब अगर किसी वस्तु पर बल लगा है तो वो वस्तु त्वरित होने लगेगी, त्वरित होने लगेगी, इसका मतलब उसकी गति में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात उसकी गति बढ़ना शुरू हो जाएगी। त्वरित गति का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्पीड जो लगातार बढ़ते जा रही हो। तो इस बल के कारण आवेशित कण की गति में एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। कितना त्वरण उत्पन्न होगा, एक्सीलरेशन, कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो त्वरण का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, बल बटे द्रव्यमान होता है, F बराबर ma, A इज इक्वल टू F अपॉन m। A एंड F बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, इसलिए हमने इनको पर वेक्टर लगाया है। द्रव्यमान अदिश राशि है, वेक्टर नहीं लगाया। अब आप चाहें तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F,
Q इंटू ई अपॉन m। आवेशित कण पर इतना त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। त्वरण उत्पन्न हो जाएगा मतलब स्पीड बढ़ने लगेगी। त्वरित गति का मतलब क्या होता है? दैट स्पीड इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअसली। लगातार स्पीड क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। तो आप केवल पार्टिकल को रखोगे, उसको हल्का सा भी चलाएंगे नहीं। आप जाके केवल पार्टिकल को ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, ये अपने आप चलना शुरू कर देगा, अपने आप चलना शुरू कर देगा। क्यों? ड्यू टू दिस फोर्स, इस बल के कारण त्वरण आएगा इतना, इतने त्वरण से चलना शुरू कर देगा। ठीक है, स्पीड कितनी आएगी उस पर? अगर वो चलना शुरू कर देगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेग कितना होगा? वेग का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, गति का तीसरा समीकरण, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर u क्या चीज है? प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, a त्वरण और s कण में आया हुआ विस्थापन, जितना विस्थापित होता है। u का मान बता सकते हैं आप? u इज द इनिशियल स्पीड एंड इनिशियली पार्टिकल वॉज स्टेशनरी। शुरुआत में तो कण कैसा था? स्थिर था। और अगर स्थिर था तो u इज इक्वल टू 0। and if u is equal to 0, then what will be the value of velocity? v is equal to under root 2as, under root 2as, क्योंकि यहां पर क्या लगा? स्क्वायर लगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी v is equal to under root 2as। अब इसमें त्वरण सदिश राशि है और दूरी अदिश राशि है, तो हमने त्वरण के ऊपर वेक्टर लगा दिया और इधर वेग के ऊपर वेक्टर लगा दिया। इतनी स्पीड में पार्टिकल चलना स्टार्ट कर देगा। और वेग की दिशा क्या होगी? देखो, बल की दिशा क्या है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। सीखिए इसको पहचानना। इधर बल के ऊपर वेक्टर, इधर ई के ऊपर वेक्टर। त्वरण की दिशा क्या है? क्यू की दिशा, एम की दिशा की ई की दिशा। हाँ, क्योंकि इधर इसके ऊपर वेक्टर है, इधर इसके ऊपर वेक्टर है। क्यू और एम तो अदिश राशि है, उनकी तो कोई अपनी दिशा होती नहीं है। वेग किस दिशा में आज उत्पन्न हो जाएगा पार्टिकल पर? त्वरण की दिशा में। जो त्वरण की दिशा होगी, त्वरण की दिशा क्या है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा। इसका मतलब वेग भी किस दिशा में उत्पन्न हो जाएगा? तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में यह पार्टिकल चलना शुरू कर देगा। ठीक है, ओके। ये इतनी सारी चीजें उस समय है जब आवेशित कण क्या कर रहा है? स्थिर है आवेशित कण। और दूसरी कंडीशंस लेते हैं। दूसरी कंडीशंस लेने में हम लेते हैं कि जब आवेशित कण गतिमान है। सेकंड कंडीशन, और ये हम सब उस वक्त की बात कर रहे हैं जब आवेशित कण इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर। आवेशित कण गतिमान है, तो चार्ज पार्टिकल इज मूविंग। अब अगर गतिमान है, देखो स्थिर होने की एक ही शर्त है कि जाके उसको आप क्या कर दीजिए? रख दीजिए। तो पार्टिकल स्टेशनरी है, इसकी केवल एक ही कंडीशन है, वो हमने कंप्लीट कर दिया। लेकिन पार्टिकल मूव कर रहा है, वो गति कर रहा है, इसकी बहुत सारी कंडीशन है। कैसे? ध्यान से सुनना। पार्टिकल को चलाना ही तो है आपको। हमने मान लिया कि पार्टिकल को हमने ऐसा चला दिया। ऐसा चला दिया मतलब किस तरफ चला दिया? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चला दिया। कर सकते हैं हम पार्टिकल को ऐसा चला सकते हैं, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो सकता है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ना तो हम अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड चलाएंगे और ना हम अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड चलाएंगे। हम उस पार्टिकल को ऐसा प्रवेश करवा देंगे, तिरछा हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, पर हमने उसको तिरछा थ्रो कर दिया। जो पार्टिकल हम लाए हैं उसको उसमें तिरछा डाल दिया हमने। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में नहीं चलाया, उसके अपोजिट नहीं चलाया, उससे तिरछा प्रवेश कर दिया। कर सकते हैं ऐसा। तो मोशन की ये 3 कंडीशन है और ये तीनों कंडीशन 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करते जाएंगे। तो सबसे पहली कंडीशन क्या लेते हैं कि जब आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गतिमान है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यहां पर ये कंडीशन 1 थी। अब हम कंडीशन नंबर 2 ले रहे हैं,
इसमें 2 का ये सिचुएशन नंबर ए होगी। सेकेंड कंडीशन सिचुएशन नंबर ए, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यू वेलोसिटी से ये आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गतिमान है। ये हमने मान लिया। तो यू इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड या आवेशित कण, चलो हम हिंदी में लिख देते हैं, आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गतिमान है। ठीक है, उस समय फिर से यही सारी चीजें देखिए कि उस वक्त इनका क्या होगा, क्या पार्टिकल पर फोर्स लगेगा। तो आंसर है कि चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस पर फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, अगेन इट इज Q इंटू E। किस दिशा में लगाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। उस पर त्वरण कितना लगेगा या त्वरण कितना उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा फिर से F अपॉन M, देन A इज इक्वल टू Q इंटू E अपॉन M। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में पार्टिकल त्वरित होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में पार्टिकल त्वरित होगा। इसका क्या मतलब है, उधर की तरफ दौड़ना शुरू कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, इस बल की वजह से। स्पीड उसकी कितनी आएगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फिर से वही फॉर्मूला यूज करिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस बार u का मान कितना लिखना है, 0 या कुछ और, 0 लेना है क्या, नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि इस बार पार्टिकल पहले से ही चल रहा है। तो किस वेग से पहले से चल रहा है, u, प्रारंभिक वेग u होगा, इसलिए v की वैल्यू इस बार निकल के आएगी अंडर रूट u स्क्वेयर प्लस 2as। ये इतने वेग से वो गति करेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो इन सारे आंकड़ों से आपको क्या पता लगा, इन सारे आंकड़ों से हमें एक बात पता चली कि अगर हम आवेशित कण को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चला देंगे तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगेगा। आपने ऐसा चला दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पार्टिकल ऐसा चल ही रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इधर की तरफ और धक्का दे दिया, बल लगा दिया, तो ऐसे जा ही रहा था ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर और इधर की तरफ फोर्स लगा दिया तो ऐसे और बढ़ जाएगा। तो स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इतना त्वरण उत्पन्न होगा, इतनी वेलोसिटी। जैसे जैसे वो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका वेग भी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। यहां पर भी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेग बढ़ता जाएगा। अब देखिए ना, वेग जो है वो दूरी के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेग बढ़ता जाएगा उसका। तो दूरी के साथ वेग बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि कुछ दूर तक चलेगा इसके बाद वेग का बढ़ना बंद हो जाएगा। अगर उसको जितनी देर तक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता रहेगा उतनी देर तक उसका वेग बढ़ता ही रहेगा। क्यों, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है। समझ रहे हैं हमारी बात को। तो ये भी आपको याद रखना है कि थोड़ी दूर चलने के बाद उसका वेग बढ़ना बंद नहीं हो जाएगा। वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। तो दूरी जैसे जैसे वो चलता जाएगा ना उसकी स्पीड में और लगातार वृद्धि होती जाएगी। इतना चलेगा वेग बढ़ेगा, कुछ और चलेगा वेग और बढ़ेगा जाके, तो वेग लगातार बढ़ता रहेगा, वेग का बढ़ना बंद नहीं होगा उसका। और हमको समझ में भी आता है कि अगर ऐसे हमने चलाया है, एक तो हमने चलाया ऐसा, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ने खुद ऐसा खींच लिया उसको उसकी तरफ, तो स्पीड तो बढ़ना स्वाभाविक है। ठीक है, इसकी हम दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। देखिए, स्थिर वाले की कंडीशन ये है, गतिमान वाले में बी कंडीशन में यहां ले रहा हूं। ध्यान रहेगा आपको, गलती मत करिएगा। पहले इससे नोट करना, फिर इसे नोट करना और उसके बाद ये नोट करिएगा। इस बार हमने क्या किया, सेकंड कंडीशन ले रहे हैं
लेकिन सिचुएशन उसकी बी है कि आवेशित कण को ना हम वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करवाएंगे। ये आवेशित कण Q है, सेकंड की सिचुएशन नंबर बी है। इस बार आवेशित कण को हमने वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करवाया है, तो यहां लिख देंगे आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गतिमान है। यह हमने कंडीशन 2 की सेकंड सिचुएशन ले ली भाई। सिचुएशन बेटा आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अच्छा, अगर इस बार वो ऐसे गतिमान है तो फिर से वही सारी चीजें, बल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अगर ये एक चार्ज पार्टिकल है तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा? बल का फॉर्मूला हमने क्या देखा है वैद्युत बल का? F इज इक्वल टू Q इंटू ई। बल का तो यही सूत्र होता है। अब बताइए बल जो लग रहा है किस दिशा में लग रहा है? वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में? विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में पार्टिकल चल रहा है कि विपरीत दिशा में बल लग रहा है? पार्टिकल विपरीत चल रहा है, बल तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। इसमें विपरीत क्यों लगेगा? तो पार्टिकल ऐसे आ रहा है पर ये जो वैद्युत क्षेत्र है ना, ये मान नहीं रहा है। पार्टिकल ऐसे आ रहा है और वैद्युत क्षेत्र इस पर बल ऐसे लगा रहा है, उल्टी डायरेक्शन पे। भले कण इसे चल रहा है लेकिन ये कहता है तुम ऐसे मत जाओ, तुम ऐसा जाओ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो ये क्या करेगा पार्टिकल? ये करेगा ये, अब आप खुद समझ सकते हैं, जाना इधर चाहता है, बल उल्टी दिशा में हम उसके लगा रहे हैं, क्या होगा बताइए? आंसर है थोड़ी दूर तक तो ऐसा चलेगा, फिर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। और क्योंकि इधर वाली स्पीड 0 हो गई, ये बल तो 0 नहीं हुआ ना, तो इधर की चलने की स्पीड इसकी 0 हो जाएगी, पर ये बल तो अभी भी लग रहा है। तो ये बल इस पार्टिकल को क्या करेगा? मोड़ देगा और मोड़ करके इसको ऐसा चलाना शुरू कर देगा। नहीं समझ में आई? आ गया? तो ये पार्टिकल ऐसा थोड़ी दूर तक आएगा और उसके बाद अपनी दिशा बदल देगा और फिर इधर निकल जाएगा। समझ आया कुछ? फिर से पार्टिकल किधर जा रहा था? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स किधर लग रहा है? अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कण इधर जाना चाहता है, हम इधर जाना चाहते हैं, कोई हमको धक्का पीछे की तरफ देगा तो क्या होगा? जब तक हमने एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है जब तक, जो दी गई है हमको, तब तक हम ऐसा जाएंगे और उसके बाद जब हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी तो हमारा चलना 0 हो जाएगा। लेकिन उधर से लगने वाला बल अभी भी 0 नहीं है, तो ये इसको धक्का दे देगा। तो पार्टिकल थोड़ी दूर तक ऐसा चलेगा, इसकी गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी और जैसे 0 हो जाएगी ये पिछौटा लौट जाएगा इससे पीछे की तरफ। समझ रहे हैं? तो ये कंडीशन यहां पर आएगी। क्यों? क्योंकि बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है। तो अब क्या होगा? यहां पर हम लिख सकते हैं इस बल के कारण आवेशित कण, इस बल के कारण आवेशित कण प्रारंभ में मंदित होगा, मतलब शुरुआत में मंद होगा, उसका डी एक्सेलरेशन उसमें आएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इस बल के कारण आवेशित कण प्रारंभ में मंदित होगा कुछ समय में उसका वेग 0 हो जाएगा
आवेशित कण मंदित होगा, कुछ समय में उसका वेग शून्य हो जाएगा और इसके बाद क्या करेगा, तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करने लगेगा। ये हो जाएगा। इस बल के कारण आवेशित कण प्रारंभ में मंदित होगा, कुछ समय में उसका वेग 0 हो जाएगा। किधर वाला, इधर वाला, तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करने लगेगा। ऐसा जाते जाते फिर ऐसा मुड़ के वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करना शुरू कर देगा। उस वक्त जब गति करेगा तो उसमें त्वरण कितना उत्पन्न होगा, त्वरण A इज इक्वल टू, फिर से वही त्वरण QE अपॉन M के बराबर। वेलोसिटी क्या होगी उसकी, वेलोसिटी फिर से वही V इज इक्वल टू अंडर रूट 2AS, और A सदिश राशि है, इधर V सदिश राशि है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें U क्यों नहीं आया आप देखिए, क्योंकि ऐसा जाते जाते जब यहां पर आएगा तो उसका वेग कैसा हो जाएगा, 0, और फिर वो 0 वेलोसिटी से इधर की तरफ घूम के फिर उसका वेग बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उसका इधर की तरफ जाते समय का प्रारंभिक वेग कितना माना जाएगा, 0, इसलिए ये इसका वेग हो जाएगा। और दूरी के साथ ये वेग भी फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका वेग बढ़ते चला जाएगा। तो ये कंडीशन होगी। क्या आपको ये वाली कंडीशन समझ में आई, नहीं समझ में आया, आ गया? तो पार्टिकल को अगर हम रख देंगे तो किस दिशा में गति करेगा, ई की दिशा में। पार्टिकल को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चला देंगे तो किस दिशा में गति करेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अगर उल्टी दिशा में हम फेंक देंगे, उसको चला देंगे तो क्या होगा, तो भी वो थोड़ी दूर तक तो चला जाएगा क्योंकि आपने जो एनर्जी दी होगी, लेकिन फिर मुड़ के किस दिशा में जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही जाएगा वो। और बल, त्वरण, सारी कुछ उसमें ये आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम एक तीसरी सिचुएशन भी ले सकते हैं, सी में क्या करना है, इस बार आवेशित कण को ना हमें थोड़ा सा तिरछा प्रवेश करवा देना है वैद्युत क्षेत्र में। यहां पर लिख देंगे आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है। आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है। ये थर्ड सिचुएशन हमने ले ली। इसमें क्या होगा, थोड़ा ध्यान से सभी लोग देखेंगे। ये एक आवेशित कण है Q, और इसको हमने ऐसा एंटर करवा दिया है। इसका वेग U के बराबर है, प्रारंभिक वेग, और ये वैद्युत क्षेत्र में जब प्रवेश किया है इसने, तो वैद्युत क्षेत्र के साथ इसका बनने वाला कोण कितना है, वैद्युत क्षेत्र के साथ इसका बनने वाला कोण है थीटा। ऐसा तिरछा प्रवेश करवा दिया। अब इसका क्या होगा, ये हमको सोचने की जरूरत है। कितना बल लगने लगेगा इस पर, ये देखिए। आवेशित कण पर लगने वाला वैद्युत बल, तो आवेशित कण पर लगने वाला वैद्युत बल का सूत्र होगा Q इंटू ई। इतना बल लगेगा, किस दिशा में लगेगा बताइए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। इसका मतलब है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर आवेशित कण यहां पर है तो भी इस तरफ बल लगेगा उस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे। चलते चलते यहां आ जाए तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा। चलते चलते यहां आ गया
तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा। मतलब साफ है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर आवेशित कण चाहे जहां रहेगा उस पर लगने वाला वैद्युत बल किधर की तरफ लगेगा, हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें तो ये देखना है कि ये गति किस तरफ करेगा, किस प्रकार का मोशन होगा इसका। अब यहां पर क्योंकि तिरछा प्रवेश कर रहा है इसलिए हम इसके वेग के दो घटक बना सकते हैं, दो घटक बना सकते हैं, दो कंपोनेंट बना सकते हैं। कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये वेग है, वेग का एक घटक तो हम इस दिशा में बना सकते हैं और वेग का एक घटक हम इस दिशा में बना सकते हैं। आप सबने क्लास 11th में कंपोनेंट्स बनाने सीखे हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वेग का ये वाला घटक कितना होगा? थीटा कोण बनाती हुई दिशा में u cos थीटा, और वैद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा में u sin थीटा। समझ आया आपको? तो अभी जो हमने किया उसको हम एक लाइन पे नोट कर देते हैं। माना आवेशित कण u प्रारंभिक वेग से प्रवेश करता है। माना जो आवेशित कण है वो u प्रारंभिक वेग से प्रवेश करता है, तब u को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। u को हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। पहला कंपोनेंट कौन सा बनेगा? u का e की दिशा में घटक, u का e के अनुदिश घटक। बताइए देखकर कि u का e के अनुदिश घटक कौन सा है? वेग का वैद्युत क्षेत्र की दिशा वाला घटक है u cos थीटा, तो इसको हमने लिख दिया u cos थीटा। और दूसरा कंपोनेंट है u का e के लंबवत घटक। E इस दिशा में है, इसके लंबवत घटक ये वाला कितनी है इसकी वैल्यू? u sin थीटा। अब इतना हमने कर लिया, हमें तो इसका मोशन समझना है। देखो अब ये मोशन 2 डायमेंशनल मोशन बन गया है, क्योंकि वेग के कितने घटक यहां पर बन गए? 2। इसलिए अगर वेग के 2 घटक बने तो ये एक द्विविमीय गति बन गई। और किसी भी 2 डायमेंशनल मोशन में उसको पूरा एनालाइज करने के लिए, उसको पूरा अच्छी तरह से समझना अगर है आपको, तो आपने वेग के 2 घटक बना लीजिए और दोनों घटकों पर देखिए कि क्या इफेक्ट पड़ता है। उससे बड़ी आसानी से आप उसके मोशन को समझ सकते हैं। समझ रहे हैं हमारी बात? फिर से सुनिए, कभी भी द्विविमीय गति को आपको गहराई से अगर समझना है तो आप क्या करेंगे? वेग के 2 घटक बनाइए और दोनों घटकों पर देखिए कि वहां पर लगने वाला फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप बड़ी आसानी से उस मोशन को समझ जाएंगे। कैसे? ध्यान से देखिएगा। एक ये घटक है, एक ये घटक है। वेग का जो ये वाला घटक है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है भाई। अगर वेग का ये घटक है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो इसका क्या होगा? इधर की तरफ फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? फिर से पार्टिकल पर बल किस तरफ लग रहा है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। और ये वाला घटक किस तरफ है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। इसका मतलब है ये वाला कंपोनेंट पार्टिकल को, जो भी आवेशित कण है, उसको किधर ले जाना चाहता है? वेग का ये वाला घटक
आवेशित कण को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाना चाहता है, और आवेशित कण पर बल भी किस तरफ लग रहा है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। इसका मतलब यह हुआ कि ये वेग की दिशा और वैद्युत बल की दिशा दोनों कैसी हैं? सेम, एक ही डायरेक्शन पे है। तो ये कौन सी कंडीशन आ गई? ये वाली कंडीशन आ गई कि जब आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गतिमान है। समझ नहीं आ रहा है? अरे फिर से देखो भाई, ये वेग का घटक u cos थीटा आवेशित कण को किधर ले जाना चाहता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। और आवेशित कण पर जो वैद्युत बल लग रहा है वो किस दिशा में? वो भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो बल और वेग दोनों की दिशा सेम हो गई कि नहीं हो गई? अब ऐसे जा रहा था, इस पर बल भी इसी तरफ लगेगा, तो क्या हो जाएगा? वेग ये वाले वेग का क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया? और ये कौन सी कंडीशन हो गई? यही वाली कंडीशन आ गई जब पार्टिकल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गतिमान है। तो इस पर बल लगेगा और इस वेग को क्या कर देगा? वो बढ़ा देगा, इस बल को, इस वेग को। और इसका क्या होगा बताइए? इसका क्या होगा? ये वेग जो है ये वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। बल किस तरफ लगता है? वेग तो इस दिशा में है और बल किस तरफ लग रहा है? इस दिशा में। यानी कि वैद्युत बल इस वेग की दिशा के लंबवत लग रहा है। अगर इस वेग की दिशा के लंबवत बल लग रहा है तो इस वेग का क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या ये वेग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा? बताइए, देखिए ध्यान से सुनिए। अगर बल वेग की दिशा में लगेगा तो वेग को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। बल अगर वेग की विपरीत दिशा में लगेगा तो वेग को क्या कर देगा? घटा देगा। अभी ये कंडीशन देखी थी आपने। लेकिन अगर बल वेग की दिशा के लंबवत लगेगा तो ऐसा बल वेग को ना तो बढ़ा पाएगा ना घटा पाता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसको क्या कर पाता है? उसको मोड़ पाता है बस। तो ये चीज याद रखिए, अगर बल वेग की दिशा में है तो वेग बढ़ जाएगा, बल वेग की विपरीत दिशा में है तो वेग घट जाएगा। लेकिन अगर बल वेग के लंबवत है तो वेग ना तो घटेगा और ना बढ़ेगा, उस वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल पार्टिकल का क्या हो जाएगा? वो मोड़ सकता है, उसके वेग को ना तो बढ़ा सकता है और ना तो घटा सकता है। तो इस वेग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए और याद करिए कि क्या कोई भी गति क्लास 11th से लेकर अभी तक 12th में आपने पढ़ी है जिसमें वेग के दो घटक हैं, एक घटक उसका बदल रहा है और दूसरे घटक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दूसरा घटक पूरी गति के दौरान अचल रहता है, बदलता नहीं है? ऐसा कोई मोशन आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th से लेकर अभी तक के 12th तक में? फिर से सुनिए। अच्छा आप बताइए अगर आपको समझ में आ गया। जो वैद्युत बल होगा, जो त्वरण होगा, त्वरण वो u sin थीटा की दिशा में है कि u cos थीटा की दिशा में? u cos थीटा की दिशा में। और इस वाले वेग के कैसा है? लंबवत। ये वाला वेग क्या होगा? बदलेगा। और इस वाले वेग का क्या होगा? नो चेंज। अब ऐसा एक मोशन याद करो जिसमें वेग के दो घटक थे, वेग का एक घटक पूरी गति के दौरान बदलता था और वेग का दूसरा घटक पूरी गति के दौरान नहीं बदलता था, अपरिवर्तित रहता था। ऐसी कोई गति याद आ रही है आपको? नहीं याद आ रही है? प्रक्षेप्य गति याद करिए। प्रक्षेप्य गति को मैं आपको यहां ध्यान दिलाता हूं थोड़ा सा, आप देखिए। प्रक्षेप्य गति में ऐसा फिगर आप बनाते थे, ऐसा। अगर यहां u वेग से फेंका गया, ये कोण थीटा है, तो इसका ये घटक क्या होगा? u cos थीटा, और ये घटक क्या होगा? u sin थीटा। त्वरण किस तरफ होता था? गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति होती थी।
गुरुत्वीय त्वरण की दिशा हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ रहती थी। अब आप ध्यान से देखिए, वेग का ये घटक गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत दिशा में है। ये ऊपर की तरफ ले जाना चाहता है, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ, यानी कि ये इसके वेग को क्या करेगा, कम करेगा। और आधे के बाद जब पार्टिकल ऐसा चलना शुरू हो जाएगा नीचे की तरफ, तो गुरुत्वीय त्वरण इसके वेग को क्या कर देगा, बढ़ाना शुरू कर देगा। तो आधी डिस्टेंस तक घटाएगा, आधी डिस्टेंस तक बढ़ाएगा। इसका मतलब त्वरण इस वेग को परिवर्तित करेगा। लेकिन ये जो गुरुत्वीय त्वरण है ये इस वेग के कैसा है, ये ऐसे जा रहा है और इस वेग के ये लंबवत है, तो इस वेग पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। इसीलिए आप कहते भी थे कि प्रक्षेप्य की पूरी गति के दौरान उसका क्षैतिज घटक वेग का अचर रहता है। वेग का क्षैतिज घटक अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है। तो यही चीज तो यहां आ रही है। वहां भी वेग के दो घटक थे, यहां भी वेग के दो घटक हैं। वहां पर भी वेग का एक घटक पूरी गति के दौरान बदलता नहीं था, कौन सा, u cos थीटा। यहां पर भी वेग का एक घटक पूरी गति के दौरान बदलेगा नहीं, कौन सा, u sin थीटा। वहां पर एक घटक को त्वरण बदलता था, परिवर्तित करता था। यहां पर भी वेग के इस वाले घटक को त्वरण परिवर्तित कर रहा है, क्योंकि उसके अनुदिश है। इस वजह से पूरा का पूरा वही सिचुएशन यहां पर आ गई। इसलिए यहां का जो पार्टिकल होगा वो किस तरह से गति करेगा, जिस तरह से प्रक्षेप्य गति होती है। और प्रक्षेप्य गति का पथ कैसा होता है, परवलयाकार। इसलिए आवेशित कण के पथ भी कैसा हो जाएगा, परवलयाकार हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो इसकी वजह से स्पीड क्या होगी, इसकी वजह से पार्टिकल का क्या होगा, आंसर है स्पीड बढ़ेगी। और इसकी वजह से पार्टिकल क्या होगा, मुड़ जाएगा, स्पीड नहीं बढ़ेगी। और किस रास्ते पर चलना शुरू कर देगा, परवलयाकार मार्ग पर चलेगा। तो ये पार्टिकल ऐसा जाएगा और कुछ दूर चलने के बाद ये ऐसा सीधा चलना शुरू कर देगा, ऐसा चलना शुरू कर देगा। समझ में आया। और परवलयाकार मार्ग में चलते हुए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में निकल जाएगा। और एक बार यहां मुड़ेगा, उसके बाद आगे ये मुड़ेगा नहीं कभी, फिर वो सीधा ही चला जाएगा, आगे नहीं मुड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसको मोड़ना है नहीं, ये स्पीड केवल बढ़ाता रहेगा। तो अब एक बार तो मुड़ जाएगा, उसके बाद आगे नहीं मुड़ेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बार ये घूम के ऐसा वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो गया ना, फिर तो वैद्युत क्षेत्र उसको ऐसा खींचता ही रहेगा ना, तो मुड़ेगा क्यों वो। तो एक बार मुड़ेगा, इसके बाद वो सीधा निकल जाएगा और इसका पथ कैसा हो जाएगा, परवलयाकार। अब आप बताइए, क्या इतना मैंने जो आर्ग्यूमेंट आपको दिया, आपको कुछ बातें समझ में आई कि नहीं समझ में आई भाई, आया समझ में। फिर से एक बार अच्छा बता दीजिए, हमने वेग के दो घटक किए, कौन कौन से, u cos थीटा और u sin थीटा। इसमें वेग का घटक u cos थीटा है, इसका क्या होगा, इसका मान लगातार बढ़ते जाएगा। और वेग का घटक जो u sin थीटा उसका क्या होगा, वो अपरिवर्तित रहेगा, उसकी वैल्यू बदलेगी नहीं। क्यों, क्योंकि उस पर लंबवत बल लगता है, और जब कोई बल लंबवत लगता है तो उसको मोड़ तो सकता है, उसकी स्पीड बढ़ा नहीं सकता। इसकी वजह से स्पीड बढ़ जाएगी और इसकी वजह से मुड़ेगा। तो अब सोचो, मुड़ता भी जाए, स्पीड भी बढ़े, तो वह ऐसे चल के ऐसा निकल जाएगा सीधे। समझ आ रहा है। और ये कौन सी सिचुएशन आ गई, पूरी प्रक्षेप्य गति की। इस वजह से प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता था, इसका भी पथ कैसा हो जाएगा, इसका भी पथ परवलयाकार हो जाएगा। तो यहां पर हम नोट कर देते हैं, वैद्युत बल यहां वैद्युत बल यहां वैद्युत बल वेग के घटक, यहां वैद्युत बल वेग के घटक u cos थीटा का मान बढ़ा देगा तथा u sin थीटा के
तथा u sin थीटा के लंबवत होने के कारण तथा u sin थीटा के लंबवत होने के कारण उसे परिवर्तित नहीं कर पाता। उसे परिवर्तित नहीं कर पाता। अतः आवेशित कण प्रक्षेप्य की भांति परवलयाकार मार्ग पर अतः आवेशित कण प्रक्षेप्य की भांति परवलयाकार मार्ग पर चलते हुए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा। ठीक है, तो वो ऐसे चलते हुए ऐसा निकल जाएगा। अब इतना सब कुछ पढ़ लेने के बाद मुझे दो बातों के बारे में बताइए आप। ये जो वैद्युत क्षेत्र रहा, इस पर अगर आप कोई आवेशित कण तिरछा प्रवेश करेंगे तो पहली बात तो ये कि उसका मार्ग कैसा होगा, उसका मार्ग परवलयाकार हो जाएगा। परवलयाकार क्यों हो जाएगा? क्या ये पूरा आर्ग्यूमेंट आपको समझ आ गया? ठीक है, वेग के दो घटक, एक घटक पूरी गति के दौरान अपरिवर्तित, एक घटक पूरी गति के दौरान बदलता रहेगा। ये प्रक्षेप्य की सिचुएशन है, और प्रक्षेप्य की सिचुएशन में मार्ग परवलयाकार होता है, तो इसका मार्ग भी कैसा हो जाएगा? परवलयाकार। अब दो चीजें मुझे बताइए, ये जितने भी आपने आंकड़े यहां पर देखे, सब में सोच कर बताइए कि वैद्युत क्षेत्र आवेशित कण की स्पीड को बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता? बढ़ाता है। हर बार आप देखिए, रुका था तो भी त्वरण, गति कर रहा है तो भी हर बार त्वरण, देख रहे हैं? और बल लगा है तो इस पर भी त्वरण लगेगा, बल लगा हुआ है तो इस पर भी त्वरण क्या होगा? उत्पन्न हो जाएगा। तो हर बार आवेशित कण किस प्रकार की गति करेगा? त्वरित गति करेगा, और त्वरित गति का मतलब होता है स्पीड का बढ़ना। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर आवेशित कण को चाहे जैसे प्रवेश करवाओ आप, चाहे रखो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, आप ई की तरफ चलाओ तो भी उधर की तरफ भागेगा, आप वैद्युत क्षेत्र की उल्टी दिशा में प्रवेश करवाओ तो भी की तरफ भागेगा, आप तिरछा प्रवेश करवा दो तो भी परवलयाकार मार्ग पर चलते हुए ऐसा सीधा निकल जाएगा। वैद्युत क्षेत्र के अंदर आवेशित कण को किसी भी दिशा में प्रवेश करवा दो, फाइनली उसको जाना किस तरफ है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही जाना है, और लगातार उसकी स्पीड क्या होते जाएगी? बढ़ते जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आवेशित कण की स्पीड क्या करता है? बढ़ाता है। क्या आवेशित कण को टर्न करवा सकता है? वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति कैसी होती है? त्वरित गति होती है, एक्सेलरेटेड मोशन है, वेग लगातार बढ़ेगा। ठीक है, क्या वैद्युत क्षेत्र आवेशित कण को टर्न कर रहा है, मोड़ रहा है क्या उसको? बताइए, क्या वैद्युत क्षेत्र आवेशित कण को टर्न करवा सकता है? टर्निंग इफेक्ट दे सकता है उसको? आंसर इज नो, नहीं दे सकता। क्यों? अब आप सोचोगे मोड़ा तो है, एक बार यहां भी मोड़ा था और एक बार यहां भी मोड़ा था, लेकिन हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर आवेशित कण को टर्निंग इफेक्ट देना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आवेशित कण को टर्निंग इफेक्ट देना होता तो एक बार उसने यहां पर मोड़ा, थोड़ी दूर पार्टिकल चलता एक बार और मोड़ देता, और पार्टिकल चलता और मोड़ देता, और चलता और मोड़ देता, और लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड आवेशित कण को क्या करता रहता? मोड़ता रहता।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर टर्निंग नेचर होता तो उसका नेचर टर्निंग नहीं है और वो टर्न नहीं कर रहा है, वो आवेशित कण को हर बार अपनी तरफ क्या कर देता है, सीधा कर देता है। सो इट इज ओनली स्ट्रेटनिंग द पार्टिकल, वो हर बार पार्टिकल को अपनी दिशा में सीधा कर रहा है, मोड़ नहीं रहा है। भाई आपका अगर आपका काम पढ़ना है तो आप आज भी पढ़ते हो, कल भी पढ़ते हो और 4 दिन बाद भी पढ़ते हो, पहले भी पढ़ते थे आप। ऐसा तो नहीं अगर आपका नेचर पढ़ने का नेचर है, आप स्टूडेंट हैं तो केवल आज पढ़ जाओ उसके बाद ना पढ़ जाओ, ऐसा नेचर तो होता नहीं। पढ़ने का काम ही है जब तक रिजल्ट ना आए, जब तक एग्जाम ना हो जाए पढ़ना। लेकिन इसका काम अगर ये होता तो इसने यहां पे मोड़ा है, आगे भी मोड़ता, आगे फिर मोड़ता, आगे फिर मोड़ता। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट हैव द नेचर टर्निंग, उसका नेचर टर्निंग नेचर नहीं है, इसलिए वो पार्टिकल को टर्न नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आवेशित कण को क्या कर सकता है, त्वरित तो कर सकता है लेकिन उसे मोड़ नहीं सकता, अर्थात स्पीड बढ़ा सकता है पर उसे मोड़ नहीं सकता। तो स्पीड बढ़वानी है पार्टिकल की, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, विद्युत क्षेत्र, सॉरी कौन सा फील्ड लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? लेकिन अगर मोड़ना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करेगा। समझ आ गई आपको? तो आप प्लीज इसे नोट कर ले, इसके बाद इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कि अगर हम आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो क्या दिखेगा। चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, सबसे पहली कंडीशन वही, आवेशित कण कैसा है, स्थिर है, रुका हुआ है अर्थात गति नहीं कर रहा है। अगर गति नहीं कर रहा है तो उसका वेग कितना होगा, अगर गति नहीं कर रहा है तो उसका वेग कितना होगा, 0। हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b मान ली है और ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है। बताइए आवेशित कण पर कितना बल लगेगा। चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या पड़ा हुआ है, आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान बताइए क्या पड़ा गया है, QVB sin थीटा, और इसका तो V ही 0 है। भाई आपने मैग्नीट्यूड क्या पढ़ा हुआ है बल का, QVB sin थीटा, और इस पार्टिकल का तो क्योंकि स्थिर है, रुका हुआ है, तो इसका तो V कैसा है, 0। अगर V 0 है तो इस पर लगने वाला फोर्स कैसा हो गया, 0। अगर अब देखो पार्टिकल को हमने रख दिया I, और ऐसा हमने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया इसको, अब रख दिया तो चुंबकीय क्षेत्र ने इस पर कितना बल लगाना शुरू कर दिया, 0, मतलब उस पर कोई बल उसने नहीं लगाया। अगर बल नहीं लगाया तो क्या होगा, ये किधर की तरफ चलेगा या नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये ज्यों कहते हो अपनी जगह पर रखा रहेगा। क्या पार्टिकल पर कोई इफेक्ट पड़ा, आंसर इज नो इफेक्ट, कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं, वो अगर रखा था तो रखा रहा बस। अब बताइए सेकंड कंडीशन ले लेते हैं। सेकंड कंडीशन गति करवाएंगे। बेटा देखिए इसकी सिचुएशन नंबर ए, अगर आवेशित कण गतिमान है तो पहली सिचुएशन क्या लेनी है बताइए, यहीं पर मैं ले लेता हूं। ये चार्ज पार्टिकल है एंड इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी u अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गतिमान है। आवेशित कण B के अनुदिश गतिमान है। अब आप मुझे बताइए तब उस पर लगने वाला बल कितना होगा, चुंबकीय बल, उसका मैग्नीट्यूड होगा QVB sin थीटा। यहां पर आवेशित कण के पास आवेश है, उसके पास वेग है, चुंबकीय क्षेत्र भी है। थीटा का मान क्या होगा, सबसे पहले बताओ थीटा किसके किसके बीच का कोण है,
इस फॉर्मूले को जब आपने पढ़ा था तो हमने बताया था क्यू वी क्रॉस बी। थीटा किसके किसके बीच का कोण होता है? वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशाओं के बीच का कोण। यहां पर थीटा का मान बताइए। 0 डिग्री। बिल्कुल सही। कैसे? वेग की दिशा इधर की तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र भी तो इधर की तरफ है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ है, ऐसा। तो दोनों समांतर हैं। समांतर है तो कोण कितना आ गया? 0 डिग्री। तब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। उस समय बल कितना लगेगा बता सकते हैं? साइन 0 का मान क्या होगा? 0। और अगर साइन 0 0 हो गया तो फोर्स कितना लगेगा? 0। अब बताइए क्या मैं पूछने जा रहा था? हाँ, देखो, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है पार्टिकल, कितना बल लग रहा है उस पर? क्या देख रहे हैं आप? चुंबकीय क्षेत्र में एक कण को हमने कैसा चला दिया है? कैसे चला दिया है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उस पर कितना बल लगने लगा? 0। क्या होगा इसका? यह चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, या कुछ दूर चलने के बाद रुक जाएगा? कुछ दूर चलने के बाद क्यों रुक जाएगा? रुकने के लिए भी तो उल्टा फोर्स चाहिए, और इस पर तो किसी तरीके का फोर्स ही नहीं लग रहा है, इसलिए यह पार्टिकल रुकेगा नहीं। जितनी स्पीड में चल रहा है उतनी स्पीड में चलते ही जाएगा। कब तक? जब तक चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। भाई आप खुद सोचिए, एक कण को हमने ऐसे चला दिया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अब उस पर बल कोई लग नहीं रहा बाहर से। अगर कोई बाहर से बल नहीं लग रहा है तो वो चलते ही जाएगा या रुकेगा? अगर आप कहते हो रुकेगा तो हमारा सवाल आएगा क्यों रुकेगा? किसी चीज को रुकने के लिए भी तो उल्टा फोर्स चाहिए, और इसके ऊपर तो कोई बल ही नहीं लग रहा है, इसलिए वो चलते ही जाएगा। और एक आपने रूल पढ़ा हुआ है जड़त्व का नियम, कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो रुकी ही रहती है, और अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गति ही करती रहती है जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। क्या बोलते थे, किसका नियम था? न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था ना आपने, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहती है, अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहती है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाया जाए। तो इस पर तो कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे, तो इसका क्या होगा? ये चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। इसलिए इस पर भी क्या होगा? नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और पार्टिकल क्या करेगा? यू वेग से गति करता ही रहेगा। कण यू वेग से बी के अनुदिश गति करता रहेगा। जो कण होगा वह यू वेग से बी के अनुदिश गति करता रहेगा। आप बताइए, ये बात आपको समझ में आ गई? किसी को आप समझा पाओगे कि क्यों चलता रहेगा? क्यों चलता रहेगा? क्योंकि इस पर तो बल लग नहीं रहा है, तो फिर चलता क्यों रहेगा वो? जड़त्व के कारण, जड़त्व के कारण। जब तक बाय रुकने के लिए भी उल्टा बल चाहिए, और उस पर तो किसी भी प्रकार का कोई बल ही नहीं लग रहा है, इसलिए वो चलता ही रहेगा। अच्छा, बी सिचुएशन, आवेशित कण बी के विपरीत गतिमान है। अब आप ध्यान से देखिए, यहीं पर मैं इसको चलाए दे रहा हूं भाई। आवेशित कण है और ऐसे गति कर रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड ए, ये सेकंड बी। अब आप बताइए, अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है, वेग की दिशा ये है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, इस बार थीटा का मान बताइए। 180, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, थीटा इज इक्वल टू 180, और साइन 180 का मान क्या होता है? 0। एंड इफ साइन 180 इज 0, देन फोर्स
अप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल इज अगेन 0। इसलिए आवेशित कण पर लगने वाला बल फिर से कैसा हो जाएगा? 0। अब बताइए इस पार्टिकल का क्या होगा? ये ऐसे जा रहा है और इस पर कोई बल काम नहीं कर रहा है, क्या करेगा? ये ऐसे जाते जाते कुछ दूर चल के ऐसा मुड़ के ऐसा वापस जाने लगेगा, या ये ऐसा विपरीत दिशा में चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा? क्या होगा बताइए? विपरीत दिशा में चलता ही जाएगा, मुड़ के ऐसे नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? बल तो किसी प्रकार का नहीं लग रहा है। वैद्युत क्षेत्र में मुड़ के क्यों गया था? क्योंकि उल्टा बल लग रहा था, इसमें तो कुछ नहीं लग रहा है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में उसी वेग से, जिस वेग से प्रवेश करवाया है, उसी वेग से लगातार चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक उसको चुंबकीय क्षेत्र खत्म नहीं हो जाता, तब तक ना वेग बढ़ेगा और ना वेग घटेगा। सेम वेलोसिटी से चलता रहेगा, वेग बदलेगा नहीं उसका। इसलिए वेग पर उसके फिर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप देख रहे हैं, वेग पर कोई इफेक्ट नहीं, वेग पर कोई इफेक्ट नहीं, वेग पर कोई इफेक्ट नहीं। वेग ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। इसका मतलब है जो कण होगा, कण u वेग से b के विपरीत दिशा में गति करता ही रहेगा। वो ना तो मुड़ेगा, कुछ नहीं करेगा, बस चलता रहेगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, बस यही करता रहेगा वो। सी, आवेशित कण बी के साथ आवेशित कण बी के साथ थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है। अब आवेशित कण को हमने बी के साथ ऐसा एंगल बनाते हुए एंटर करवा दिया। यू वेग से और चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए हमने इसको प्रवेश करवाया। अब क्या होगा देखिए, फिर से वही चीज, वेग के दो घटक बनेंगे। वेग का एक घटक इस तरफ रहेगा u cos थीटा, और वेग का दूसरा घटक इस तरफ आ जाएगा u sin थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, वेग का ये वाला जो घटक है u cos थीटा, ये चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है। कर लेते हैं, ये प्रवेश करता है, तब वेग u को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। वियोजित कर सकते हैं, ठीक। नंबर 1, बी के अनुदिश घटक बता सकते हैं। बी के अनुदिश वाला घटक कौन सा है? u cos थीटा। देखो ना, बी की दिशा में घटक ये बना u cos थीटा। और बी के लंबवत बेटा कौन सा घटक है? u sin थीटा। अब सभी 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनिए। इधर आवेशित कण जो हमने यहां पर प्रवेश करवाया है, उसके वेग का घटक u cos थीटा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है।
और वेग का दूसरा घटक u sin थीटा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अब अगर आपको पहले की कुछ बातें याद हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, इस वेग के कारण पार्टिकल का क्या होगा। u cos थीटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, और जब पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चलता है तो उस पर बल नहीं लगता। बल नहीं लगता इसलिए वो उतने ही वेग से क्या करता रहता है। तो इस वेग की वजह से पार्टिकल का वेग ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, इतने वेग से पार्टिकल आगे चलता ही जाएगा। अब इस घटक को जरा चेक करिए, ये जो घटक वेग का u sin थीटा है ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। आप याद करिए, अभी एक दो दिन पहले हमने एक आर्टिकल आपको बताया था कि अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग कैसा हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। याद आया आपको? तो अब देखिए यहां जो दो घटक हैं, एक घटक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है और एक घटक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। वेग के इस घटक के कारण आवेशित कण बस आगे बढ़ता ही जाएगा एक स्थिर चाल से, और इस घटक के कारण उसका क्या होगा, मार्ग कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार। तो इस घटक की वजह से वो वृत्त में घूमना चाहेगा। अब देखिए काफी अच्छा है, यहां पर आप अगर समझेंगे तो आवेशित कण को ये वाला वेग क्या करवाना चाहता है, ये वाला वेग कौन सा वेग है, u cos थीटा, ये उसको आगे ले जाना चाहता है। और ये वाला वेग क्या करवाना चाहता है, ये वृत्ताकार मार्ग में गोल घुमाना चाहता है। तो आवेशित कण क्या करेगा, आंसर दोनों को कंबाइंड कर दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, कंबाइंड कर दीजिए। तो क्या होने लगेगा, इसकी वजह से आवेशित कण थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ते जाएगा और इसकी वजह से आवेशित कण गोल घूमता भी जाएगा। अब गोल घूमता भी जाएगा, आगे बढ़ता भी जाएगा, तो कैसा आकार बनेगा, क्या होगा उसका, आपको नहीं लगता ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा प्रवेश किया, गोल घूमेगा भी और आगे भी बढ़ेगा, गोल भी घूमेगा आगे भी बढ़ेगा। तो इसका मार्ग कैसा होगा, देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, यहां से ऐसा पीछे से होके फिर ऐसा आ जाएगा, फिर ऐसा पीछे से होके फिर ऐसा आ जाएगा, फिर ऐसा पीछे से होके फिर ऐसा आ जाएगा। इस प्रकार का मोशन यहां होता रहेगा। और ये गति किस प्रकार की गति है, स्प्रिंग देखा है आपने, स्प्रिंग में भी तो यही होता है, आगे भी चलते जाना और ऐसा मुड़ते भी जाना, इस प्रकार का मोशन होता रहेगा इस पे। ऐसा नहीं समझ में आया, फिर से बताइए, इस घटक के कारण पार्टिकल क्या करेगा, आगे भागेगा और इसकी घटक की वजह से क्या करना चाहेगा, वृत्ताकार मार्ग में चलना चाहेगा। अब उसको वृत्ताकार मार्ग में भी चलना है, उसको आगे भी चलना है, तो उसका मार्ग इस प्रकार का हो जाएगा। वो ऐसा चल के ऐसा जाएगा, पीछे से आएगा, फिर ऐसा चल के जाएगा, फिर ऐसा चल के जाएगा और वो लगातार इसी मार्ग में चलता रहेगा। उसका मार्ग कैसा हो जाएगा, कुंडलिनी के आकार का उसका मार्ग हो जाएगा, हेलिकल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं घटक u cos थीटा के कारण, घटक u cos थीटा के कारण कण क्या करेगा, b के अनुदिश गति करेगा, जबकि घटक u sin थीटा के कारण घटक u sin थीटा के कारण वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा। तो u cos थीटा के कारण b के अनुदिश गति करेगा, जबकि घटक u sin थीटा के कारण वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा। इस प्रकार
इस प्रकार कण का मार्ग चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कुंडलिनी, जिसे हेलिक्स कहा जाता है, के जैसा होगा। तो आप आगे से याद कर लें कि अगर कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा तिरछा अगर प्रवेश करेगा तो उसका मार्ग किस आकार का हो जाएगा? कुंडलिनी के आकार का हो जाएगा। कुंडलिनी मार्ग समझ रहे हैं आप? बताइए ये मार्ग कैसा है? वृत्ताकार। ये मार्ग कैसा है? इसको बोलते हैं स्पाइरल शेप। तो कुंडलिनी के आकार का मार्ग कैसा होता है? कुंडलिनी के आकार का मार्ग ये ऐसा होता है, ऐसा। ये हेलिक्स होती है। इसको समझ पा रहे हैं आप? ये वैसा ही है जैसे एक कपड़े का आप ऐसा गोल गोल बनाते जाएं, या एक रस्सी ले लें, ऐसा गोल गोल आसपास रखते चले जाएं, वो वाली चीज यहां पर है। ठीक है? तो स्पाइरल शेप है, ये हेलिकल शेप है। तो किस मार्ग में गति करेगा? हेलिक्स के मार्ग पे। कभी कभी टेलीविजन में आपने देखा है सीढ़ियां बनी होती हैं किसी बिल्डिंग में, ऐसा गोल गोल, जो कि ऊपर भी चढ़ते जाती हैं और गोल भी घूमती जाती हैं। ये मार्ग आ जाएगा। समझ आ रहा है? किसी पोल में आपने वो लगाया है झालर, क्या लगाते हैं? एलईडी की एक लाइन आती है लंबी सी जलने की, उसको गोल गोल ऐसा लगाते हो डिजाइन में आप दिवाली में, वो मार्ग इसका हो जाएगा। अब बताएं आपको समझ में आ गया? तो अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका मार्ग कैसा होगा? गलत। आप सुन ही नहीं रहे, हम पूछ क्या रहे हैं आपसे? अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तो वृत्ताकार, और अगर थोड़ा तिरछा प्रवेश करेगा तो कुंडलिनी के आकार का होगा। अब इसकी वजह से ऐसा जाना चाहता है, इसकी वजह से गोल घूमना चाहता है, तो यहां पर बताइए सीधा चलाने के लिए जिम्मेदार कौन है? पार्टिकल को सरल रेखा में गति करवाने के लिए उत्तरदायी कौन है? यू कॉस थीटा। और वृत्ताकार मार्ग में गति करवाने के लिए जिम्मेदार कौन है? यू साइन थीटा। अब आप जानते हैं, इससे हम, अगर ये आपको समझ में आ गया तो इससे हम वो सारी इक्वेशन बना सकते हैं जो हमने अभी कुछ दिन पहले चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण को लंबवत प्रवेश करके बनाई थी। गोल घूमेगा तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या कितनी होगी? गोल घूमेगा तो उसका एक चक्कर लगाने का आवर्तकाल कितना होगा? कोणीय वेग क्या होगा उसका? समझ रहे हैं? और वगैरह वगैरह चीजें। तो यहां पर भी हम निकाल देते हैं कि क्या इनके मान होंगे। भाई गोल भी तो घूम रहा है ना, तो जब ये ऐसा गोल घूमेगा तो ये जो ऐसा ये बन रहा है हेलिकल शेप, ये ऐसा गोल घूम के पीछे से ऐसा आएगा, फिर यहां से ऐसा जाएगा, फिर पीछे से आएगा, फिर यहां से गोल घूम के ऐसा जाएगा। तो ये जो ऐसा गोल घूमता है उसका त्रिज्या क्या होगी? वो त्रिज्या हमें पता लगानी है। क्या आप सभी बच्चों को याद है त्रिज्या का सूत्र क्या होता था? कुंडलिनी मार्ग की त्रिज्या क्या सूत्र होता था, बता सकते हैं? mv अपॉन क्यू बी। तो हमको लेना है mv अपॉन क्यू इंटू बी। कौन सा वेग लेना है? वेग के तो दो घटक हैं, तो u cos थीटा लेना है कि u sin थीटा लेना है। तो हमारा एक क्वेश्चन है आपसे, ये वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या निकाल रहे हैं आप। वृत्ताकार मार्ग में घुमाने के लिए इन दोनों में से कौन सा वेग जिम्मेदार है? इसलिए आप वेग की जगह कौन सा वेग यूज करेंगे? u sin थीटा यूज करेंगे। अब पहले आप ये बताइए, क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? अरे नहीं आया? फिर से बताओ, ये वाला क्या करना चाहता है? वेग कण को सीधा चलाना चाहता है, और ये वाला क्या करना चाहता है? वृत्ताकार मार्ग में घुमाना चाहता है। आप क्या निकाल रहे हो?
ये जो कुंडलिनी मार्ग बना हुआ है, इस कुंडलिनी मार्ग की त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिज्या बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? जो गोल घुमाएगा। और गोल कौन घुमा रहा है? v sin थीटा। तो वेग में कौन सा वेग आप यूज करेंगे? u sin थीटा कि u cos थीटा? u sin थीटा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कोणीय वेग का सूत्र क्या होगा? क्या होता था वहां पे? कोणीय वेग का QB अपॉन m, तो Q इंटू B अपॉन M। Q, B और M सब चीजों में कोई भी ऐसा, देखो घटक केवल किसके बने हैं, और यहां वेग तो आता नहीं है, तो ओमेगा इतना ही रहेगा उसका, ओमेगा में कोई बदलाव नहीं होगा। आवर्तकाल का सूत्र क्या बना था बता सकते हैं आप मुझे? 2 पाई m अपॉन QB। तो 2 पाई m अपॉन QB। क्या इस सूत्र में कहीं पर भी वेग आता है? नहीं आता, तो इस पर भी सूत्र यही रहेगा, इसका भी सूत्र नहीं बदलेगा। आवर्तकाल का सूत्र, वेग का, त्रिज्या का सूत्र, कोणीय वेग का सूत्र। हाँ, इसमें एक छोटी सी चीज आपको समझनी है, छोटी सी चीज आपको यह समझनी है। एक शब्द यहां पर आएगा जिसे हम बोलेंगे पिच। क्या शब्द आएगा यहां पर जिसे हम बोलेंगे पिच? क्या होगी ये पिच? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप देखिए, जब पार्टिकल ऐसा गोल घूमता है तो ऐसा यहां से जाता है, पीछे से होकर के फिर यहां से ऐसा आता है। एक चक्कर जब ये ऐसा घूमता है तो आप देखिए इतना आगे भी बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है। तो कुंडलिनी मार्ग में चलते हुए आवेशित कण एक चक्कर पूरा करने में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा आगे चला जाता है, फिर पीछे से आता है और यहां से फिर ऐसे जाता है, फिर इतना आगे चला जाता है। हर चक्कर में इतना डिस्टेंस वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ जाता है। इसी को हम बोलते हैं कण का पिच। समझ आ रहा है आपको? तो पिच किसको बोलेंगे? कुंडलिनी मार्ग में चलते हुए आवेशित कण एक चक्कर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जितना आगे बढ़ जाता है, जितना दूरी चल लेता है, उसे बोला जाता है कण की पिच। तो पिच की परिभाषा बना देते हैं। कुंडलिनी मार्ग में चलते हुए कण द्वारा कुंडलिनी मार्ग में चलते हुए कण द्वारा एक पूर्ण चक्कर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चली गई रेखीय दूरी को कण की पिच कहा जाता है। बउआओ, आपको कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? अरे समझ आया? क्या समझ पाए आप कि कुंडलिनी मार्ग में चलते हुए कण द्वारा एक पूर्ण चक्कर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जितनी भी रेखीय दूरी चली जाती है एक चक्कर में, उसको हम कण की क्या बोलते हैं? पिच बोला जाता है। पिच का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए जरा, पिच क्या है? एक प्रकार की रेखीय दूरी, और दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो इसका सूत्र कहां लिखना चाहिए मुझे? मैं यहां पर लिख देता हूं, आप ध्यान से देख लीजिए। पिच को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी से। और पिच का सूत्र क्या बनाएंगे? ये आप पढ़ रहे हो, जानते हो। पिच बराबर क्या बताया सूत्र? दूरी बराबर चाल गुणे समय।
अच्छा अब ये बताइए मुझे 1 मिनट के लिए, वेग लेना है मुझे। इस सूत्र में इसमें वेग नहीं आया था तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, ये फॉर्मूले वही बने रहे जो हमने उस वक्त निकाले थे। इस फॉर्मूले में वेग आ गया। अब बताइए कौन सा वेग लेना चाहिए हमको। वेग के तो 2 घटक है, u cos थीटा और u sin थीटा। कौन सी वेलोसिटी लेनी चाहिए, u cos थीटा की u sin थीटा? क्यों? क्योंकि ये कौन सी दूरी है, रेखीय दूरी, और रेखा में चलाने के लिए तो यही वाला वेग जिम्मेदार है ना। नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है भाई। एक सीधी लाइन में चलाने के लिए ये वाला वेग रिस्पॉन्सिबल है या ये वाला वेग रिस्पॉन्सिबल है? u cos थीटा, u sin थीटा तो गोल घुमाने में रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए जो सीधे चलाने में रिस्पॉन्सिबल है वो ये वाला वेग है। तो मुझे u cos थीटा लेना पड़ेगा और एक चक्कर में लगा पूरा टाइम लेना पड़ेगा यहां पर। और एक चक्कर में चलाने में पूरा टाइम कितना लगा है, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो वेग की जगह u cos थीटा, t की जगह 2 पाई m अपॉन क्यू बी। पिच का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई m, t की जगह 2 पाई m अपॉन क्यू बी, और साथ में ये u cos थीटा। देखिए ये पिच का फॉर्मूला निकल करके आ गया कि जब वो एक चक्कर चलेगा तो एक चक्कर में चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश कितना दूर निकल जाया करेगा, दैट इज नोन एज पिच ऑफ द पार्टिकल। अब आप ये मुझे बताएं, क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आ पाई? ये पूरा आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया कि उसका मार्ग कुंडलिनी के आकार का क्यों होगा और उसमें कौन कौन सी राशियां रिलेटेड होंगी, ये सारी चीजें अब आपके सामने हैं। उसका त्रिज्या क्या होगी मार्ग की, ओमेगा, आवर्तकाल एक चक्कर कितनी देर में लगेगा, सारे फॉर्मूले वही रहेंगे, केवल वो फॉर्मूले में थोड़ा चेंज आएगा जो फॉर्मूले में वेग आएगा, क्योंकि यहां पर सीधे चलाने वाला वेग अलग है और गोल घुमाने वाला वेग अलग है। इसलिए जब गोल घूमने की बात आएगी तो वो वाला वेग यूज करेंगे, सीधे चलने की बात आएगी तो वो वाला वेग यूज करेंगे। ठीक है, देन आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आ गई है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति और दूसरा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। सारा कुछ आप याद रखिए, नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो सबसे पहले आपसे इसके बारे में चर्चा करेंगे और पूछेंगे। तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे लेकिन अगली क्लास पे करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।